नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात दरभंगा ब्लास्ट मामले की अपडेट खबर से कर रहे हैं। जी हां, एनआईए इस मामले की जांच करे और जल्द ही इसके खुलासे की भी उम्मीद है। और एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। अब तक की जांच में जो बड़ी जानकारी मिली है, एनआईए बिहार एटीएस और यूपी एटीएस को अहम जानकारी मिली है। एक नए मोबाइल नंबर पर पार्सल बुक के नंबर से बातचीत होती थी और धमाके के दौरान दरभंगा जंक्शन पर यह नंबर जो है मोबाइल नंबर एक्टिव भी था। जिस मोबाइल नंबर से पार्सल बुक हुआ था उसके सीडीआर से मिली जानकारी के मुताबिक नेपाल से सटे इलाके में वो नंबर एक्टिव है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। तो देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त हम भी आपको बता रहे हैं। अब तक की जो बड़ी कामयाबी मिली है एनआईए बिहार एटीएस और यूपी एटीएस को, उसके मुताबिक एक नए मोबाइल नंबर पर पार्सल बुक करने वाले नंबर से बातचीत होती थी और धमाके के दौरान दरभंगा जंक्शन पर यह नंबर एक्टिव था। जिस मोबाइल नंबर से पार्सल बुक हुआ था उसके सीडीआर से जानकारी यह मिल रही है कि फिलहाल यह नंबर जो है नेपाल से सटे इलाके में एक्टिव है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो देखिए, कभी भी दरभंगा ब्लास्ट मामले का खुलासा हो सकता है। लगातार इस एनआईए की जांच में तेजी आ रही है और जो अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है, एक नए फोन नंबर का, मोबाइल नंबर का पता चला है और ये नंबर जिस नंबर से पार्सल बुक कराया गया था उसके सीडीआर से जानकारी मिली कि जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त ये नंबर जो है स्टेशन में मौजूद था, एक्टिव था। और अभी जानकारी ये मिल रही है कि ये नंबर जो है नेपाल से सटे इलाकों में अभी भी एक्टिव है। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। कल एनआईए की टीम दरभंगा जंक्शन पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से मुआयना भी किया। हर एंगल से जांच की। एनआईए की जांच के बाद पूरे मामले के पीछे का सच सामने आ सकता है। दरभंगा जंक्शन पर एक एक एंगल से तस्वीर लेते हुए और प्लेटफॉर्म का बारीकी से मुआयना करते हुए ये एनआईए के अधिकारी हैं, जिन पर जिम्मा है 17 जून को दरभंगा जंक्शन पर पार्सल बम ब्लास्ट के पीछे का सच सामने लाने का। ब्लास्ट के एक हफ्ते बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने दरभंगा में हुए पार्सल बम ब्लास्ट की जांच शुरू कर दी है। एनआईए की टीम शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे दरभंगा पहुंची। जांच शुरू करने से पहले टीम दरभंगा में आईजी ऑफिस गई, जहां पूरे मामले को बारीकी से समझा। आईजी ऑफिस के बाद सीधे एनआईए की टीम दरभंगा जंक्शन पर पहुंची। यहां मीडिया कर्मियों का हुजूम सवालों के साथ इंतजार कर रहा था। हालांकि एनआईए अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते रहे। ये प्लेस ये जो है प्लेस ऑफ ऑफरेंस है, यानी कि यहाँ एनआईए टीम के अधिकारी सबसे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गए। प्लेटफॉर्म का बारीकी से मुआयना किया। फिर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जिस जगह पर धमाका हुआ था वहां भी टीम ने बारीकी से मुआयना किया। अपने मोबाइल से अलग अलग एंगल से वहां की तस्वीरें ली। इसके बाद एनआईए की टीम जीआरपी थाना गई, जहां मामले में दर्ज एफआईआर का अवलोकन किया। अब तक पार्सल बम ब्लास्ट मामले में कई राज हैं, जिसका सच एनआईए की जांच में सामने आएगा। मसलन पार्सल भेजने और पाने वाला कौन था, पार्सल भेजने के पीछे क्या था मकसद, शीशी में किस केमिकल का इस्तेमाल हुआ, क्या पहले भी ऐसे पार्सल भेजे गए हैं, क्या इसके पीछे कोई मॉड्यूल काम कर रहा था, देश में कहां तक इसके तार फैले हुए हैं, क्या सीमा पार से साजिश रची जा रही थी। दरभंगा से अमित कुमार और विपिन दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बात उस खबर की जो आपको आगाह करने वाली है। यूपी एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है। यूपी एटीएस के माने तो बिहार, झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, दिल्ली और मध्य प्रदेश में साजिश के तहत हजारों लोगों, जिनमें युवा, महिलाएं और मासूम बच्चे शामिल हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए धर्मांतरण के लिए नए मामले का यूपी एटीएस ने खुलासा किया। धर्मांतरण की साजिश का पता तब चला जब नोएडा के सेक्टर 93 में रहने वाला एक युवक महज 19 साल की उम्र में दर्श सक्सेना से रेहान अंसारी बन गया। साजिश के तहत महज 5 महीने में दर्श को रेहान बना दिया गया। दर्श सक्सेना पिछले 3 साल से घर से लापता है। उसकी तलाश में उसके घर वालों ने थाना कचहरी का दरवाजा तक खटखटाया, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो दर्श के सोशल अकाउंट को खंगाला गया, जहां से पता चला कि दर्श नूरिया नाम की एक महिला के संपर्क में 2018 से था और उससे लगातार चैट कर रहा था। 5 महीनों के चैट के बाद दर्श घर छोड़कर चला गया और अब तक लौटा नहीं। धर्मांतरण के इस नए मामले को देखते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका को लेकर जांच शुरू कर दी है।
तो 5 महीनों में क्या चैटिंग हुई और किस तरह दर्श का ब्रेन वॉश किया गया, उसकी एक वानगी आपको व्हाट्सएप चैट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या कुछ लिखा है। दर्श, अब इस्लाम तो कबूल कर लिया, नमाज कहां अदा करूं? नूरिया कहती है मस्जिद में। दर्श कह रहा है मस्जिद में तो ठीक है, लेकिन हर वक्त कैसे, पता कब कहां? फिर नूरिया ने कहा उसे, हाँ ये तो है, तो फिर घर पर। दर्श ने कहा इस मसले को कैसे सॉल्व करूं, घर पर भाई बहन रहते हैं तो अब क्या करूं? फिर नूरिया कह रही है कि ये कैसे बताऊं, तुम्हारे ऑफिस के पास भी होगी मस्जिद तो। दर्श फिर कहता नहीं तो चलिए कुछ सोचता हूं। नूरिया फिर कहती है हाँ। दर्श ने कहा मैं अगर उसी जगह में पढ़ लूं जहां हूं चलेगा? नूरिया ने कहा हाँ बिल्कुल। ये तमाम व्हाट्सएप चैट हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे और बता रहे हैं कि कैसे लोगों में धर्मांतरण किया जा रहा है, कैसे उन्हें बहकाया जा रहा है। अब सोशल मीडिया के जरिए कैसे दर्श को यहां रेहान बना दिया गया। ये 5 महीने के अंदर हुआ है। और शंकर आनंद हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर, ये बड़ा खुलासा एटीएस की तरफ से, और सिर्फ यूपी नहीं कई अन्य राज्यों में भी ये चल रहा है। क्या इस पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी? कैसे इसे टैकल किया जाएगा? निश्चित तौर पर देखिए, ये जिस तरह से उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम ने इस मामले का खुलासा किया था, उसके बाद ये जांच का दायरा जिस तरह से बकायदा कई राज्यों में फैल चुका है। जिस तरह से अगर बात करें राजधानी दिल्ली से प्रारंभ होता हुआ बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और इसके साथ ही कई अन्य राज्यों में इसका जो जाल है, जो धर्मांतरण का जो जाल है, जो एक साजिश के तहत बकायदा किया जा रहा है। तो इस मामले में अब बात करें राज्यों के पुलिस के साथ साथ जो केंद्रीय जांच एजेंसी है बकायदा, वो भी अब इस मामले में काफी अलर्ट हो गई है। और कल की बात करें तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ही और जिस तरह से एक अनुमान लगाया गया था, जिस तरह से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई चीजें सामने आई थी, उसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी भी इस मामले को रजिस्टर कर चुकी है। ईडी जो इस मामले को तफ्तीश करेगी कि किस तरह से इस मामले में फंड जो है जनरेट हुआ है, किस तरह से विदेश से पैसा आया है और धर्मांतरण में लगाया गया। तो एक तरफ ये देखा जाए, दूसरा तरफ देखा जाए सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए किस तरह से धर्मांतरण के मुद्दे को आगे बढ़ाया गया है, किस तरह से युवा लड़कों को फंसाया गया है, युवा लड़कियों को फंसाया गया, जो मासूम बच्चे हैं उसको इसमें प्रयोग किया गया और सोशल मीडिया के मार्फत वो इसके शिकार होते जा रहे हैं। जो जिस तरह से बकायदा जो चैट की हम लोग बात कर रहे थे, जिस तरह से बकायदा ये चैट देखा जाए तो पिछले 5 महीनों के अंदर में किस तरह से एक 19 साल का लड़का एक दर्श सक्सेना से वो किस तरह से रेहान बनता है, उसको यहाँ पे समझाया जा सकता है। तो इस तरह के कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं जिसको देखने के बाद साफ पता चलता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत देश भर में हजारों युवाओं, लड़कियों, मासूम बच्चों को उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। शंकर, मॉड्यूल चेंज हो रहा है। देखिए, पहले वहां गांव में जाकर, शहरों में जाकर, किसी के घर में जाकर उनको धर्म के बारे में समझाया जाता था, लेकिन अब देखिए व्हाट्सएप का सहारा, सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। तो क्या पॉलिसी बदलेगी सोशल मीडिया को लेकर? ऐसा लग रहा है कि बदलाव की जरूरत है। निश्चित तौर पर देखिए, इस तमाम मसलों पर अब केंद्र सरकार भी काफी गंभीरता से ध्यान दे रही है और इस मामले पे किस तरह से आगे इसमें बदलाव किया जा सकता है, किस तरह से इसमें और उसको बेहतर किया जा सकता है, उस पर भी ध्यान रखा जा रहा है। और लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि आप किसी भी धर्म से आप दूसरे धर्म में अगर जा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती जा रही है और स्वाभाविक बातचीत के दौरान आप उससे प्रेरित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसके पीछे की जो साजिश है वो पता नहीं चल पाता है। तो यहाँ पर उन्हीं साजिश के जो जाल है उसको तोड़ने के लिए, उस साजिश को बेनकाब करने के लिए कई जांच एजेंसी बकायदा इस मामले पे काम कर रही है और राज्यों की पुलिस को भी विशेष तौर पर सतर्क किया गया है कि ऐसे मामलों पर नजर रखा जाए। बिल्कुल, और सोशल मीडिया पॉलिसी को भी लेकर भी सख्ती बरती जाए। तो देखिए कैसे धर्मांतरण का खेल चल रहा है देश के कई राज्यों में। उत्तर प्रदेश एटीएस ने बड़ा खुलासा किया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार और झारखंड में भी यह बड़ा खेल चल रहा है और अब सोशल मीडिया के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा है। दर्श सक्सेना का मामला सामने आया जिसमें 5 महीने की चैट के बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकर। झारखंड के कोडरमा में सोशल मीडिया पर फर्जी विदेशी युवती की आईडी बनाकर ठगी करने का मामला सामने आया। इस मामले में 5 युवकों की गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के गया के 3, नवादा और नालंदा के एक युवक शामिल हैं। तलैया में भाड़े के मकान में रहने वाले युवक फेसबुक पर विदेशी युवती बनकर चैटिंग कर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। चैटिंग कर पहले दोस्त बनाते, फिर महंगे गिफ्ट भेजने का झांसा देते
और इन्हीं में से कुरियर बॉय बनकर कस्टम फी अदा करने को कहता था और रकम मिलते ही फेसबुक आईडी बंद कर देते थे। इस मामले में 2 आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। फेसबुक आईडी विदेशी लड़की का बना करके दूसरे इंडियन के साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके उससे दोस्ती करके चैटिंग करते हैं और चैटिंग करने के बाद उनसे मैंने गिफ्ट भेजने के नाम पर कुरियर के माध्यम से गिफ्ट भेजने के बाद कुरियर के स्टाफ अपने से बंद करके उनको बोलते थे कि आपका सामान आ गया है, तो आपको कस्टम ड्यूटी पेड करना पड़ेगा और एक अकाउंट नंबर में इन लोग पैसा मंगाते थे और पैसा मंगा करके इन लोग ठगी करते थे। और अगली खबर गोड्डा से, जहां पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही ऐसे कि एक चोर पुलिस लाइन से गाड़ी चुराकर भाग जाता है और वहां मौजूद सिपाहियों को खबर तक नहीं लगती। जब चोर गाड़ी लेकर बिहार पहुंच जाता है तब किसी तरह गाड़ी को ट्रेस कर पुलिस टीम उसे बिहार के बाराहाट से बरामद करती है। इसके बाद आरोपी को गोड्डा नगर थाना लाया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। हद तो तब हो गई जब पूछताछ के दौरान ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फिर एक बार भाग निकला। आरोपी के दुस्साहस से हैरान पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया और उसे कलेक्ट्रेट के पास से पकड़ लिया। एसडीपीओ ने बताया कि अपराधी बिहार के भोजपुर जिले का है, जिसने कैची की मदद से गाड़ी स्टार्ट की थी, लेकिन जिस तरह का दुस्साहस इस आरोपी ने 2 बार किया, उससे पुलिस की सतर्कता संदेह के घेरे में है। भागलपुर रोड में पकड़ाई है। वहाँ पे जब सूचना जानकारी हुई जो गाड़ी मिसिंग है पुलिस लाइन से, उसके बाद जो भी है वो सबको फ़ोन किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरा मॉनिटर किया गया। उनके डायरेक्शन में सारा टीम मूवमेंट हुआ और उसके बाद भागलपुर रोड में जाकर के ये गाड़ी पकड़ी गई है और जो ड्राइवर था लेके जो जा रहा था वो भी पकड़ा गया है, उसको लेके आए। और देखिए, चोर के कारनामे के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि गाड़ी चोरी होने पर भी बेखबर आखिर पुलिस कैसे रह गई। सवाल यह भी कि पूछताछ के दौरान फिर दोबारा कैसे हिरासत से ये चोर भाग निकला। और सवाल यह भी कि खुद असुरक्षित है, अपने सामान की रक्षा पुलिस नहीं कर सकती है, तो पुलिस दूसरों की रक्षा क्या खाक करेगी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं टीकाकरण को लेकर हौसले की एक तस्वीर। ये तस्वीर किशनगंज के सुदूरवर्ती दीघल बैंक प्रखंड का है, जहां लोग कनकई नदी की मार झेल रहे हैं। नदी में पानी बढ़ने की वजह से कंचनबाड़ी गुआबाड़ी के पास चचरी पुल बह गया और ऐसे में टीकाकरण अभियान को जारी रखना बेहद मुश्किल भरा काम है। लेकिन टीकाकरण के काम में जुटे स्वास्थ्यकर्मियों के हौसले का क्या कहना। दीघल बैंक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्यकर्मी घुटने भर पानी से होकर नाव तक पहुंच रहे हैं और नाव के सहारे लोगों तक पहुंचकर उन्हें वैक्सीन लगा रहे हैं। इनका एक ही मकसद है, सभी का टीकाकरण करना, ताकि बिहार को कोरोना के कहर से बचाया जा सके। बेसियन साहब पानी में बहते हुए हाँ, साड़ी के नाव से छांकते हुए उनको। कटिहार के कोल्हा विधानसभा को देवकली और पेखा गांव तक जोड़ने वाली पुल का निर्माण कार्य भी जारी है। 3 करोड़ 60 लाख की लागत से बन रहा यह पुल अब तक नहीं बन पाया। लोगों का कहना है कि पुल का निर्माण तो हो जाएगा, लेकिन अप्रोच पथ नहीं बनने से मुसीबत खत्म नहीं होगी। उनका कहना है कि अप्रोच पथ नहीं बनेगा तो पुल तक संपर्क नहीं कर पाएंगे, जिसके कई महीनों तक जल कैदी बनकर उन्हें यहां रहना पड़ेगा। लोगों से बातचीत के हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। कटिहार और कोल्हा विधानसभा को जोड़ने के लिए 300 मीटर का ये पुल प्रगति पर है। दरअसल कटिहार के ये जो इलाका है ये ललिहाई बांध है और यहाँ से महज 3 किलोमीटर दूरी पर कोल्हा विधानसभा है और एक पुल की सख्त जरूरत है, जिसके लिए ये पुल का कार्य चल रहा है। लेकिन परेशानी की बात है, ये अप्रोच का काम जो होना चाहिए था, ये अप्रोच नहीं बन पाने से लोग खासा परेशान है। लोगों का माने तो ये इस पुल की कोई भी औचित्य नहीं रहेगा अगर ये अप्रोच का कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, आइए क्या परेशानियां उनसे बात करते हैं। कितना परेशानी है अप्रोच का? हम लोग का अप्रोच वाला अगर नहीं बनेगा तो पूरे परेशानी हम लोगों का है। अच्छा, क्या पता चला कि पता क्या है, जब तक नहीं बनेगा तो पुला से पानी पास नहीं करेगा। कितना उधर कौन ये है? कोल्हा विधानसभा है। कोल्हा विधानसभा में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग जो है देवकली और पेखा हमारा 2 गांव पड़ता है। हाँ, नया लोग थोड़ा और बस गए हैं,
तो अभी गांव का नाम नहीं रखाया है, तो वो पेखे में शामिल है वो लोग। पुल बन जाने से हाँ, पुल बन जाने से ये पुल अगर 400 मीटर का अगर दे देते हैं तो हम लोग का समस्या हल हो जाएगा। परेशानी तो बहुत है आने जाने में। यहाँ से ललियाई से 1.5 किलोमीटर के अंदर में दोनों गांव पड़ता है, फेकहा और देवकली, जो कि 1.5 किलोमीटर अंदर में है और उससे मतलब कि चलना बहुत मुश्किल है और परेशानी भी बहुत है। और एक पुल बन के तैयार है, मतलब कि बन के लगभग में है, जो कि 114 मीटर लंबाई है। इसका राशि है 3 करोड़ 68 लाख, जो कि अब करीब करीब में है। इसका अप्रोच दोनों साइड खाली डायवर्सन नीचे उतार के ठेकेदार छोड़ देगा, फिर आगे हम लोग को पानी झेलना ही पड़ेगा। अपने आप में एक बहुत बड़ी परेशानी है। पुल तो बन रहा है लेकिन जो अप्रोच बनना चाहिए था उसका काम अब तक शुरू नहीं पाया। और ये इलाके के बारे में बताया जाए, ये शहर से सटा हुआ इलाका है और महज 1.5 किलोमीटर की दूरी तक तय करके दूसरे विधानसभा जा सकता है, लेकिन जो अप्रोच है वो नहीं बनने से परेशानी बरकरार है। और लोग कहते हैं कि अब लगता है कि लंबे दिनों तक बाढ़ का यह दंश उन लोगों को फिर से झेलना पड़ेगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और यहां पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। स्थिति बन गई है। डिप्टी सीएम रेणु देवी का आवास भी पूरी तरह से पानी में भरा हुआ है। आवास के बाहर से लेकर भीतर तक घुटनों तक पानी ही पानी है। तो देखिए तस्वीर हम आपको बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास के दिखा रहे, पटना के आवास की, जहां भारी बारिश के बाद देखिए डिप्टी सीएम का आवास भी पानी पानी हो गया है। घुटनों तक यहां पानी भरा है। आवास के बाहर का पूरा परिसर देखिए कैसे पानी से लबालब है। घर के अंदर और बाहर घुटनों तक पानी भरा। और देखिए कुर्सियां, ऐसा लग रहा है कुर्सियों तक पूरा पानी भरा पड़ा है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जलजमाव की स्थिति सिर्फ आम लोगों की परेशानी नहीं है, यहाँ खास भी इस जलजमाव से जूझ रहे हैं। और ये घर जो है बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी का है, आवास है। और ये देखिए कैसे पानी से लबालब है, पानी भरा हुआ है। भारी बारिश के बाद कैसे जलजमाव है, इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज